कल हमने देखा था कि क्या होती है आपका प्राइमरी डेटा और क्या होती है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा कोई बताएंगे क्या होती है? आप में से कोई बताएं कि प्राइमरी डेटा क्या होती है। अच्छा। सर खुद से कलेक्ट किया हुआ सर डाटा। जैसे हम साक्षात्कार भी करते हैं किसी से, और जो किसी से ऑथेंटिक जो बुक रहती है उसी की लिखी हुई, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम की मिसाइल मैन की जो बुक है वो खुद ने कलेक्ट की है उसने, तो उसी से हम लेते हैं डाटा, वो प्राइमरी होता है। और हमारे किसी से लिए। हम साक्षात्कार हाँ जी। करके लेते हैं, हाँ जी। वो प्राइमरी होती है। हाँ जी। और सेकेंडरी यानी उसके किताब पर किसी ने लिखा है, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पर किसी ने लिखा है, उससे हम कलेक्ट करेंगे तो वो हो जाएगी हमारी सेकेंडरी। वेरी गुड। तो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के बारे में आप और कोई बताएं कि प्राइमरी डेटा से आप क्या समझते हैं। और कोई ग्रुप से? प्राइमरी डेटा सर हमारा खुद का बनाया होता है और रफ डेटा होता है। तो सेकेंडरी डेटा जब कोई हम किसी का डेटा यूज करते हैं तो वो सेकेंडरी डेटा होता है, फेयर डेटा होता है सर। गवर्नमेंट ने बताया कि आपका मान सर जैसा आप कल बताए थे कि गवर्नमेंट अगर कोई मतलब सर्वे करना है मेडिसिन के लिए तो डायरेक्ट पब्लिक से जो मिलती है गवर्नमेंट वो अपना सर्वे कराती है, तो उसके लिए वो जो डेटा रहता है वो प्राइमरी रहता है, फिर उसको हम लोग यूज करते हैं तो हमारे लिए सेकेंडरी हो जाता है। बहुत अच्छा। वेरी गुड। तो आप लोगों को क्लियर होगा क्योंकि क्वेश्चंस जो बनेंगे प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा इन सब पे बनते हैं। और हम जब क्वेश्चंस करेंगे हम एकदम क्लियर रहेगा। हम बात करेंगे अब थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स की। मैं बता के रख रहा हूँ आप लोगों को, कई डाउट सबके आते हैं ग्रुप में, मैं एक साथ सबके लिए मैं बोल दे रहा हूँ। रिकॉर्डेड भी रहेगा, सबको सुन भी पाएंगे। पहली बात यह है कि आपके ये सिलेबस मतलब जो आप कर रहे हो रिसर्च में, और इसके अलावा जो बाकी हम जो यूनिट करेंगे फर्स्ट आपका फिफ्थ यूनिट, सिक्स यूनिट, सेवेंथ यूनिट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपका बेसिक मैथ को थोड़ी सी रिवीजन चाहिए। सिक्स, सेवन और एट स्टैंडर्ड के जो मैथ्स है एनसीईआरटी बुक ले लो, या अगर आर एस अग्रवाल किसी के पास है उस लेवल के बुक से आप थोड़ी सी प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर लो। वो जितने भी वहां पे जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई होगा। आप वो सारे यूनिट हम जब करेंगे तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको एलसीएम एचसीएफ आना चाहिए। परसेंटेज कैसे निकालते हैं ये आना चाहिए। फ्रैक्शन से आप कैसे डेसिमल में चेंज करोगे, डेसिमल से कैसे फ्रैक्शन में चेंज करोगे, या आपका प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज आपको जो बेसिक मैथमेटिक्स है ये आपको आने चाहिए क्योंकि उसका बहुत यूज होंगे। और अभी हम जो बात करेंगे हमारे स्टैटिस्टिक्स आ जाएगा, सांख्यिकी आ जाएगा। सांख्यिकी के जो कैलकुलेशंस वगैरह होते हैं वो हम आपको वहां पे कैलकुलेशन ज्यादा करने नहीं होंगे, लेकिन कंसेप्ट को जानने के लिए आपको थोड़ी सी आना जरूरी होगा। जैसे हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट्स कैसे निकालते हैं, स्क्वायर कैसे करते हैं, क्यूब कैसे करते हैं। इन केस अगर आप लोगों को कोई डाउट्स अगर होगा, किसी को अगर मैथ्स अगर काफी दिन से छोटा होगा या कोई बैकग्राउंड अगर नहीं होगा, तो हम कुछ क्लास खाली उसको कर लेंगे जो बेसिक मैथ्स पे। लेकिन आप लोग मुझे फीडबैक देना कि आप लोगों को सबको आ रहा है क्या, इसकी जरूरत है, उस अकॉर्डिंग कर लेंगे क्योंकि हमारे पास आपका नंबर ऑफ क्लासेस तो लिमिटेड है ना, इसलिए। तो बेसिक मैथ्स की हमें जरूरत होगी, आप लोग उसको रेडी करेंगे। दूसरी की जैसे मान लो एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, आपके बच्चे स्कूल में पढ़ता है। तो अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ता है और अगर आपके बच्चे का नोट्स आप बना देते हो, सब कुछ आप लिख देते हो, तो आप मुझे माइक खोल के बताओ तो क्या बच्चा पास हो जाएगा? अगर वो नहीं बनाता है, अगर आप बना देते हो उसको आपके उसके बिहाफ पे, तो क्या बच्चा पास हो जाएगा अच्छे नंबर से? वो तभी पास होगा, नहीं होगा सर। जो तभी होगा जब वो खुद लिखेगा। आप उसको बताओगे कैसे लिखना है, घर पे कोई टीचर आएंगे समझाएंगे, लेकिन लिखना उसका खुद ही है। क्वेश्चन उसको खुद ही सॉल्व करना है। मैथमेटिक्स का होगा, किसी चीज का होगा, उसको खुद ही करेगा तभी आएगा, वरना वो कितना ही आप लिख दो, प्रैक्टिस तो आपका होगा, उसका ज्यादा नहीं होगा, लिखने पड़ते हैं। सेम तरह से अगर आपको बना बनाया नोट्स आपको दिया जाए
नोट्स बहुत अच्छी चीज होती है, तो कब तक, जब तक आप उसका यूज करते हो खुद के नोट्स बनाने में, तब तक बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर किसी का दूसरे का बना बनाया, अगर आप जैसे हम लोग ये आप ले लो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, तो सेकेंडरी डेटा का अगर इस्तेमाल करोगे, आप उसको रख लिए कुछ वो कर लिए, तो आपको बहुत ज्यादा जो बेनिफिट होगा, क्योंकि वो निकल के नहीं आएगा आपको। आप नोट्स कैसे बनाओगे, कई सारा डाउट्स आए थे, मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो कि मुझे रिसर्च आपके बताने की रिसर्च क्या है, तो सबसे पहले कोई भी टॉपिक जो पढ़ाई जाती है या जो चीज को आप पढ़ते हो या जिसका आप नोट्स बनाते हो, तो सबसे पहले उस हेडिंग का मतलब क्या है आपको खुद को पहले क्लियर होना होगा, और उसको थोड़ा सा बताना होगा। जैसे हम मीन पढ़ रहे हैं अभी, तो मीन में बताएंगे मीन क्या होती है। रिसर्च हमने पहले ही क्लास में, जब जिन्होंने भी क्लास किए थे या रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो, रिसर्च कहाँ से आई है, इसका मतलब क्या है, री मतलब दोबारा, सर्च में तो खोजना, इसके ऐसे हमने इसको इंटरप्रेट किया। उसके बाद इसके थोड़ा सा और आप जब बुक पढ़ोगे, तो रिसर्च रिसर्च डेवलपमेंट कैसे हुई आपने देखा होगा। जिन्होंने भी पहला क्लास किया था, मैंने इसकी उत्पत्ति कहाँ से किया था, उत्पत्ति किया था कि नॉलेज कहाँ से डेवलप हुई है, क्योंकि शोध तो बाद में आती है। मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ पर है ये चीजें। नॉलेज आपका कहाँ से आती है, इसके बारे में मुझे बात किए थे। यहाँ देखिए, आपके बुक में ही है सारा चीजें, कंटेंट को आप देखो। अगर आप इसको रीड करोगे तो आपको कनेक्शंस मिल जाएंगे कि हम कैसे नोट्स बनाते हैं। ये देखो कैसे आता है नॉलेज कहाँ से। पहले हमारा सोर्स क्या था, बुक में भी दिया होता है, पहले क्या आपका अंतर्ज्ञान, उसके बाद क्या है आपका ऑथोरिटी, फिर क्या आपका रैशनलिज्म, सब दिए हुए हैं। इन सबको हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किए थे। जब आप नोट्स बनाओगे, आप क्या करोगे, इनको पहले पहले जैसे मान लो आप परिचय पढ़ते हो, परिचय के बिना आप कोई काम नहीं करोगे। इंट्रोडक्शन आपका नोट्स का सबसे बड़े खुद के लिए भी और बनाने के लिए भी। फिर आप इसको अच्छे से पढ़ो। क्लास में मैं बता ही देता हूँ, अगर आप कंटिन्यू क्लास करते हो तो आपको सब चीजें यहाँ पे क्लियर करके आगे बढ़ता हूँ। नहीं तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, या आप उसके बाद भी आप इसको पढ़ो पूरे। पढ़ने के बाद आप देखो क्या कहाँ से शुरू होती है। पहले हम ज्ञान के लिए हमने क्या क्या किया था, उसके बाद उस ज्ञान को और ज्यादा साइंटिफिक करने के लिए क्या था, ये आपका शोध उन्मुख उन्मुख वैज्ञानिक विधि। फिर आप रिसर्च को डिफाइन करते हो, री प्लस सर्च आती है। फिर उसका सारा उसके पीछे आप जो परिभाषाएं पढ़ते हो जिसको विद्वानों ने दिया था, उसमें से 4-5 परिभाषाएं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सब इंपॉर्टेंट ही है सारा का सारा, उसको आप अपने कॉपी में नोट करोगे, लिखोगे, उसको समझोगे पहले फिर लिखोगे। उसमें जो डाउट्स होंगे, उसमें अगर आपको नहीं समझ में आता है कोई चीजें, तो उसके आपके सहपाठी या टीचर से, या जब हम पढ़ा के रखते हैं उसको आपको देखने में, या पीडीएफ जो मिलते हैं उसको आप उसमें हेल्प ले सकते हो, या जब हमारा जब लाइव क्लास चलेगी आप उससे बात कर सकते हो। रिसर्च को बहुत अच्छे से समझाने के लिए हमने इसको ये भी समझाया था कि यह आता क्या है, एक एक अल्फाबेट का मतलब क्या है, इसको भी आप देख सकते हो। हालांकि ऐसा कोई पूछा नहीं गया था, लेकिन ये भी है, आपको आपका नोट्स बहुत अच्छे बनाता है ये पूरा। जब आप एक पैराग्राफ को पूरा पढ़ लेते हैं, जैसे मान लो पहले हेडिंग क्या था आपका कि परिचय, परिचय में आपने पूरा पढ़ लिया, ये आपका परिचय था, इंट्रोडक्शन था। फिर आपने इसको पूरा रीड कर लिया, पूरा अच्छे से समझ लिया, पूरा कहाँ पर खत्म होता है, यहाँ पे खत्म होती है। अब इसका समरी को आप देखोगे, आप इसका समरी क्या है, समरी में हम क्या लिखते हैं, इसके जो आपका सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है, उसके बाद जैसे रिसर्च हो गया, उसका मतलब क्या हुआ, उसका परिभाषा क्या हुआ, और जितना आपने सब पढ़ा है उसका एक समरी, एक छोटा पैराग्राफ है, क्योंकि पूरा तो आपको लिखना नहीं है। हमने आज याद करो जो रेगुलर क्लास थे, रैंडम हाउस डिक्शनरी के अनुसार क्या थी परिभाषा, हमने लिखवाया था, हमने आपको बताया था सारा चीजें। ये बताया था कि रिसर्च क्या आपका, जैसे आपका हर आर से क्या होती है, ई से क्या होती है, एस से क्या होती है, यही आपको लिखना है। इसके बाद आपको अपने विचार रखनी है, बहुत छोटे में रखनी है, जिसमें वर्डिंग बहुत अच्छी हो और बहुत ज्यादा मतलब एक्सपेंडेड ना हो, बस इतना ख्याल रखनी है। जब डेफिनेशन लेंगे तो डेफिनेशन देखो यहाँ पे है ना, 2 शब्द री प्लस सर्च सर्च से मिलकर बना है। ये सारा चीजें हमने भी समझा, जो भी आप कोई टीचर लेगा या जो भी आप बुक पढ़ोगे उसमें होता है। उसके बाद इसका वैज्ञानिक आपका अप्रोच क्या है, छोटे में देंगे, बहुत ज्यादा नहीं देंगे। यहाँ पे बहुत से एग्जाम्पल्स होते हैं, कुछ ही एग्जाम्पल आप लेंगे इसमें से। इसके बाद फिर आपका एक एक ऐसे टॉपिक लेते जाओगे, उस टॉपिक को आप, जैसे आपका प्रत्यक्षवाद क्या होती है, उत्तर प्रत्यक्ष मतलब पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या होती है, सारा हम बता के रखे हैं। इसको आप अपने जो, अगर
आप कौन सी चीज एकदम हूबहू कॉपी करोगे जो किसी विद्वान के द्वारा दिया गया है। जैसे हम अगर बोलते हैं कि WHO ने आपका स्वास्थ्य की परिभाषा क्या दिया है, तो उसमें हम अपने शब्द नहीं जोड़ेंगे, उनका WHO का पूरा हूबहू हम उसमें कॉपी पेस्ट कर देंगे। उसी तरह से अगर किसी पर्टिकुलर कोई, अगर मान लीजिए कि कोई मैथमेटिशियन, कोई साइंटिस्ट, कोई से आपका किसी का नाम से अगर होता है तो उसको हम हूबहू लिख देंगे। जैसे हमने कहा इसमें कि आपका रैंडम हाउस डिक्शनरी, तो इसके बाद जो वर्डिंग है इसमें आपका कोई मैनिपुलेशन नहीं होगा, एज इट इज लिखेंगे। और कोशिश करेंगे कि अगर किसी का दूसरे का जो डिफाइन करके रखे हैं उनका डेफिनेशन आप इंग्लिश में लिखें अगर हो सके तो, क्योंकि वो कभी हिंदी में नहीं देते, हिंदी में अनुवाद की जाती है। अब अनुवाद करते समय क्या होती है, जैसे हम कहते हैं कि न्यूटन का लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उसका आप हिंदी में या किसी और भाषा में अनुवाद करोगे तो उसमें अपने अपने वर्ड आ जाती है। इसी तरह से जब आप कोई बड़ी से आपका कोई डेफिनेशन होता है तो उसका आपका अलग अलग आपका मतलब सिनोनिम्स आ सकता है। जैसे देखिए क्या है ई से क्या है, क्या बोला था उन्होंने, एग्जैक्टनेस, लेकिन हिंदी में क्या हो जाएगा, शुद्धता। अब शुद्धता का जगह तो बहुत सारा आपका सिनोनिम्स भी हो सकता है ना, उसका भी हो सकता है मीनिंग। अब आपने इसका शुद्धता याद किया है और एग्जाम में अगर किसी दूसरे का सिनोनिम्स आ गया तो आप सोचोगे कि ये तो मैंने याद ही नहीं किया था, जबकि वो तो सही भी होगा क्योंकि ये एक सिनोनिम्स है। लेकिन अगर इंग्लिश वाला पार्ट देखोगे तो इंग्लिश में वही लिखा रहेगा जो उन्होंने एग्जैक्टनेस ही लिखा रहेगा, उसका और कुछ नहीं लिखा रहेगा, क्योंकि उस विद्वान ने, उस स्कॉलर ने, उस साइंटिस्ट ने, उस रिसर्चर ने इसी वर्ड को इस्तेमाल किए थे। तो जहां पर भी संभव हो सके अगर आप हिंदी भी करती हो तो उसका इंग्लिश आप जरूर उसके याद रखेंगे, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ये सब चीजें आपको नोट्स बनाते समय देखने होते हैं, करने आपको खुद को ही होंगे। और ऐसे आप देखोगे नोट्स पूरा एकदम मतलब जैसे बारिश जैसे होती है ऐसे पूरा एकदम पूरा बारिश की तरह पूरा भरा होता है। हमारे मोबाइल पे बहुत सारे PDF होते हैं, हम पढ़ते कितने हैं, वो ऐसे ही रह जाती है। तो जब आप अपने हाथ से लिखते हो उसका बहुत असर पड़ता है। और साइंस भी कहता है कि आप देख के, सुन के जितना आप सीख सकते हो, ये भी एक रिसर्च ऑलरेडी हो चुका है, उससे बहुत ज्यादा सीखते हो जब आप खुद करते हो। आप सोचे कि कोई मैथ्स आपको आप सीख रहे हो, कोई आपका बच्चा मैथ सीख रहा है, टीचर ने लिख करके दिखा दिया, बुक में किया हुआ है, घर के ट्यूशन टीचर ने करके दिखा दिया, उसका आ जाएगा? उसको नहीं आएगा। उसको कब आएगा? जब वो अपने हाथ से लिखेगा, अपने हाथ से लिख के करेगा। आपके लिए भी वही चीज है, हमारे लिए भी ऐसा ही था, हमने भी ऐसा ही किया था। तो अगर आपको बेस्ट करना है तो आपको अपना एफर्ट करने पड़ेंगे, अपने अपने मतलब आपको अपना हार्डवर्क करने पड़ेंगे। उसको करने में आपको जो दिक्कतें आएगी उसके लिए हम सब है, सारा चीज है, सारा सिस्टम है। मैं हूँ और टीचर है, आपका बुक है, PDF है, दूसरे का नोट सब पढ़ सकते हो, उन्होंने कैसे लिखा देख सकते हो, वो सारा चीज। जैसे बहुत से आपका डाउट आती है कि ऐसे हम कैसे लिखे, क्या क्या लिखे, तो आपको ऐसे लिखनी है इस तरह से। बुक PDF का फायदा ये होती है कि हम बहुत से बुक एक साथ खरीद नहीं सकते, लेकिन PDF के माध्यम में हमें बहुत से बुक मिल जाती है। अब मान लो आपको रिसर्च की परिभाषा चाहिए, आपका रिसर्च क्या होती है, तो आपने इस बुक में आपने एक चीज पर आपने देखा परिभाषा, अगर आपको 4-5 बुक और PDF के फॉर्म में रहेगा तो आप उसको खोल करके उनके जो डेफिनेशन है उसका आप नोट कर सकते हो कि उसमें क्या क्या दिया है। ये सारे आपको हेल्प मिल सकते हैं, लेकिन लिखने आपको खुद के ही होंगे। अगर हम लिख देंगे तो हम लिख के बना के दे सकते हैं, लेकिन उसका फायदा उतना ही है जैसे कि अगर आप अपने बच्चे का होमवर्क आप खुद बनाते हो, वो अगर नहीं करता है तो ये आपको ध्यान रखनी है। नोट्स कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको समझा दिया, आप लोगों को खुद भी पता होगा क्योंकि आप लोग मास्टर्स करके आए हो। सब कुछ ये सब सारा मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप लोग खुद ही कितने लोगों को बता के आए हो, तो मुझे तो बताने की जरूरत ही नहीं है। तब भी क्वेश्चन आया था ग्रुप पे तो मैंने बताया। इसमें जो भी आपको दिक्कत होंगे उसमें हम बोलेंगे। आपको मैं इतना समझा सकता हूँ, इतना तरह तरह का एग्जाम्पल को क्रिएट कर सकता हूँ, तो क्या मैं आपको थोड़ा सा नोट्स बना कर दे नहीं सकता? बहुत दे सकता हूँ, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है मेरे अनुभव के अनुसार। मैं बहुत साल से क्लास ले रहा हूँ और मैंने ये देखा कि जब मैं बच्चों से बनवाता हूँ तो उसका इम्पैक्ट ही कुछ और आती है, लेकिन मैं बना के दो तो वैसे ही रह जाती है। इसलिए आप मैं मेरे मोबाइल में भी न जाने कितने GB का सब PDF पड़ा हुआ है, मैं कितना देखा हो मैं जानता हूँ कि मैं कितना देख पाता हूँ, आता रहता है सारा कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रुप से। आप सबके साथ भी ऐसा ही होता होगा, कितना नॉलेज आपने गेन किया उससे? नहीं होता है।
वो आप जब खुद करोगे तब आएगा। अब तरीका बता दिए कैसे आपको कैसे करना है। इसमें जो भी दिक्कत होंगे वो आप लोग पूछेंगे। तो हमने देखा कि, और आपके लिए होमवर्क में क्या रहेगा, आप लोग मैथमेटिक्स का जो पार्ट है उसको आप लोग को शुरू कर दो। और आप लोगों के अगर कोई ऐसा कोई दिक्कत आती है, बेसिक मैथ में भी हो सकता है कोई दिक्कत आए, तो मुझे बताओगे तो मैं उस चीज को ले लूंगा, क्योंकि वो सिलेबस का हिस्सा नहीं रहेगा, लेकिन मैं बता दूंगा कि वो कैसे होती है। एलसीएम, एचसीएफ, अंडर रूट, स्क्वायर रूट निकालना, स्क्वायर करना, हाँ आपका क्यूब रूट निकालना, इसके बहुत से ट्रिक्स भी होते हैं, उस ट्रिक्स को भी समझा दूंगा। जैसे एक ट्रिक्स मैं दिखा रहा हूँ आपको कि अगर आपको मतलब स्क्वायर करनी है, तो ट्रिक क्या होता है, अगर मतलब कि आपका 3 डिजिट का स्क्वायर करनी है और बेसिक डिजिट के, जैसे 107 का स्क्वायर करनी है, तो आपको किसी कैलकुलेशन में आ गया कि 107 इंटू 10.7 कि इसका वैल्यू कितनी आएगी। तो आप लोग नॉर्मली इसको 3 लाइन का जो मल्टीप्लिकेशन करोगे, अब प्रॉब्लम ये बात आती है कि आपको एवरेज 1 मिनट मिलती है एक क्वेश्चन पूरा करने के लिए वहां पे एग्जाम में। तो एक है तो 107 का स्क्वायर ही है, खाली डेसिमल का प्लेस खाली अलग अलग है। तो इसका तरीका होता है, एक बहुत शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। 107 है, 107 है, आप बताओ 107 100 से कितना अधिक है, 7 अधिक है, तो 107 में 7 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर निकल रहा हूँ। 107 में 7 ऐड करो, 7 ऐड करो, कितना आएगा, 104 आ जाएगा। उसके बाद 7 का स्क्वायर कितनी होती है, 49। आप चेक कर लो ये आंसर, या चेक करा दो, आपको चेक करा देता हूँ। देखो कैलकुलेटर दिख रही है आप लोगों को, 107 इंटू 107 कितने आ गए आंसर, 11449। सर इसी तरह और किसी डिजिट का करिए, जैसे 117, 118 इस टाइप से, क्योंकि एक दिन आप ये बताए थे हम किए थे और फिर कल हम कर रहे थे हो नहीं रहा था। मैं बताऊंगा सारा, जब मैं मैथमेटिक्स का क्लास दूंगा इसके सारा कंडीशन सब बताऊंगा। आप देखो 108 का स्क्वायर करके देखो कितनी आती है, आ गया, वेरीफाई किया गया, नहीं बोलो 108 में 8 जीरो कितना आएगा, हाँ सर, 107, 108 का ये सब आ रहा था, 94, 96 का नहीं आ रहा था। नहीं वो तो मैं आपको बताऊंगा अभी तो मैं खाली सैंपल बता रहा हूँ। अब मान लो आपको 100, इसका नियम क्या होता है, 101 का स्क्वायर करनी है। अब 101 का स्क्वायर में क्या होगा, 101 में 1 जोड़ो कितना आएगा, 102 आ जाएगा। अब मैंने क्या बोला, फिर क्या होगा, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आती है, लेकिन 2 डिजिट रखनी होगी, तो क्या करेंगे, 01। तो आंसर क्या आएगा, 101 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10201। अब मान लो आपको 103 का स्क्वायर करनी है, तो 103 में 3 जोड़ो कितना आएगा, 106 आ जाएगा। फिर क्या, 3 का स्क्वायर 9, लेकिन हमें कहते हैं 2 डिजिट रखनी है, तो क्या होगा, 09। चेक करो ये आया कि नहीं आया, आ गया। आया ना, वेरीफाई किया आपने, हाँ सर। ओके। अब मान लो सर अलग अलग कंडीशन में अलग अलग ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा ना सर, सारे नहीं नहीं, कंडीशन मैं में तो वो बता रहा है अभी तो, मैं हाँ सर अभी समझ मैं में एक आ चीज गया। और बताता हूँ कि आपको अभी मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो आपको 117 का स्क्वायर करनी है, ठीक है, 117 का स्क्वायर करनी है, आपने बोल रहे नहीं आया था, क्यों नहीं आया था, क्योंकि आपको अगर 2 ही डिजिट रखना था। अब 2 डिजिट का स्क्वायर का तो मैं बता दूंगा, 17 का स्क्वायर कितने होती है आपका, 289 होती है। ये भी आप सीख जाओगे कि कैसे निकालते हैं। तो 117 में 17 जोड़े कितना आएगा, 134 आ जाएगा। स्लैश दे करके फिर 17 का स्क्वायर कितने हैं, 17 का स्क्वायर 289 होना चाहिए। लेकिन मैंने क्या बोला, केवल 2 ही डिजिट रखना होता है, कौन सा 2 डिजिट, 89 को ही रखोगे, और ये जो 2 बची है उसके डिजिट ऐड कर दोगे, ये जो 2 बची है ये यहाँ पे ऐड कर दोगे, तो कितना हो जाएगा, इस 2 को ऐड करोगे तो 136, ये 2 खत्म हो गई, क्या बचा, 89, 13689। आप देखो कितना आया आपका, आया 117 इंटू 117,
136 आ गया ना। अब मान लो कहीं आपका कैलकुलेशन आता है 1.17 इंटू 11.7, आप देख रहे हो डिजिट वही है, स्क्वायरिंग करनी है। अगर आपको आता है ये चीजें, आप क्या लिखोगे, खाली स्क्वायर कर लो पहले, 13689। अब डेसिमल कहाँ आएगा, इधर आपका 2 प्लस इधर 1 प्लस, तो टोटल 3 प्लस हो गया, तो क्या लिखोगे, यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे, तो कितना होगा 13.689। कितना एक्यूरेट आ गया, एकदम एकदम एक्यूरेट, 100% एक्यूरेट। तो ऐसे बहुत सारा रूल्स होती है। आप जो बोल रहे हो ना कि 98 का उसका इससे भी निकाल सकते हैं, और 90 का निकालने का एक तरीका और भी होता है। जैसे मान लो 98 का 99 से मल्टीप्लाई करना है, तो 98 का नियरेस्ट जीरो क्या होती है, 100 होती है ना। गैप कितनी है, दोनों के गैप 2 है। 99 का थोड़ा सा माइक को म्यूट कर लीजिए, जिनके घर से आवाज आ रही है। सॉरी सर, पता नहीं था। 99 का कितना होगा आपका, 01 हो जाए, कोई बात नहीं। इसका गैप ये क्लियर हुआ। हम बेस नंबर लेते हैं, 98 99 का बेस नंबर क्या है, नियरेस्ट जीरो वाला, वो 100 है, 100 है। तो 100 का गैप कितना हो गया, 98 का गैप 2 हो गया, 99 का गैप 1 हो गया। आप क्या करोगे, 2 1 इसको इधर का मल्टीप्लाई करना होता है, 2 और 1 का, तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 0 लिख दोगे। अब यहाँ पे जो आपका 8 है, इसको इसको आपका ये जो पार्ट है 9 है, इसको 10 करने के लिए कितना देने पड़ेंगे, 8 को 10 करने के लिए 2 देने पड़ेंगे, 2 दे दो, कितना बचा, 7 बच गया, 7 9। तो 98 इंटू 99 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 9702। अब कहीं पे अगर आपको ऐसा कोई केस आता है कि आपको 9.8 इंटू 0.99 मल्टीप्लाई करने होंगे, आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दो 9702 और फिर डेसिमल लगा दो। ऐसे बहुत सा ट्रिक्स होती है जिससे आपको टाइम बहुत बच जाती है, ओरली हो जाती है। वैसे ही आपका स्क्वायर रूट का भी होती है, क्यूब रूट का भी होती है। अगर आप एडवांस मैथ जानने वाले हो गए तो आपको मैं बताऊंगा 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर, और चलती रहती है। यहाँ पे कंडीशन क्या है, एक्स इज लेस देन 1। तो इसको आसान करने के लिए हम खाली करते हैं 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। कंडीशन क्या है, एक्स इज लेस देन 1। कितने लोग जो मैंने बताया इससे फैमिलियर है, कितने लोगों को समझ आया, पहले से जो मैथ्स किए होंगे। ऐसा कोई है जिनको जिनको ये क्लियर हुआ, अभी जो बताया मैंने, माइक खोले, ऐसा कोई जी है। सर, ये क्लियर है आप मैंने बाइनोमियल सर। थ्योरम फॉर सबसे yes। सर, कब से मैथ का पोर्शन चालू होगा सर? ये खत्म हो जाएगा, शुरू होगा, लेकिन मैं बता के इसलिए रख रहा हूँ कि आप लोग रेडी करके रखो, ताकि मतलब आप लोग का बेसिक मैथ्स रेडी रहे, और जिनका एडवांस मैथ्स है उनके लिए भी मैं बताऊंगा, जिनका बेसिक मैथ्स है उनके लिए बताऊंगा। तो ये 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, ये क्या है, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। आप बताएं इसका यूज करके हम क्या 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 कर सकते हैं, बताओ आप, जिनको आ रहा है। इसका यूज करके हम स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, कोई भी रूट निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, है ना पुंडित जी। जी सर। तो ये सब चीजें हैं। अगर आपको नहीं आ रहा कोई बात नहीं है, अभी हम सिखाएंगे आप लोगों को, लेकिन आप लोग खाली बेसिक मैथ्स को आप रेडी रखो। ये थोड़ा सा ये आपका मतलब नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बहुत एडवांस लेवल की चीज है, लेकिन जिनको मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है उनके लिए बहुत बहुत काम की चीज है। आप डायरेक्टली मतलब फटाफट फटाफट आपका रूट निकालने के लिए काफी काम आता है। जैसे मान लो कि मुझे निकालनी है कि अंडर रूट 36 निकालनी है, तो क्या करेंगे हम, 36 को बताइए, अंडर रूट मतलब 38 निकालनी है सपोज करो, तो क्या करेंगे, इसको नियरेस्ट 36 प्लस 2 होल टू द पावर हाफ कर देंगे, 36 कॉमन निकाल लेंगे, 6 आ जाएगा, ये 1 प्लस 2 बाई 36 होल टू द पावर हाफ हो जाएगा, क्योंकि रूट का मतलब हाफ होती है। 6 बाहर निकाल लेंगे, 1 प्लस 1 बाई 18 होल टू द पावर 1/2। अब क्या बताया था मैंने, 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू
1 प्लस एन एक्स, एन क्या है इसमें, हाफ है, तो अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 1 प्लस एन इंटू एक्स। इसमें कंडीशन क्या है, एक्स का वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए। देखो 1/18 क्या है, वो लेस देन 1 है, इज इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस एन क्या है 1/2, फिर क्या है 1/18, तो आपका रूट खत्म हो गया और क्या बचा है आपका 6 इंटू 1 प्लस 1/36। अब इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आपका क्या होगा, आपका आंसर बहुत इसे 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 प्लस 6/36, काटोगे इसको कितना 1/6 आ जाएगा, 6 प्लस 1/6, अब 6 प्लस 1/6, इसको कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, 6 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 6 प्लस 1/2 इंटू 1/3, तभी हम इसको 6 भी पा सकते हैं, इज इक्वल टू 6 प्लस 1/2 मतलब 0.5 इंटू 1/3 मतलब 0.33, 0.3 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 प्लस, अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, 33 इंटू 5 करो कितना आएगा 165, फिर क्या करोगे डेसिमल लगा दो, इज इक्वल टू 6.165, तो अंडर रूट जो आपका 38 होगा इज इक्वल टू 6.165, इसको राउंड अप करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.2 के आसपास आ जाएगा, √38 इज इक्वल टू। जिन लोगों का ये इसका एप्लीकेशन है, हम कैसे करते हैं, तो इतना सारा स्टेप लगता नहीं है, वो तो कल मुझे समझाना था, मैंने सारा स्टेप किया, एक दो स्टेप में आंसर पूरा आ जाता है इसका। तो ये सब चीजें ये सब चीजें हम करेंगे, तो आप लोग बेसिक मैथ्स अभी से करो, क्योंकि यहाँ भी रिसर्च में भी काम आएगा, बाकी चीज में भी काम आएगा। क्या नहीं जान कीजिए, आपको क्या नहीं आया बताएं, एक्चुअली वो मैसेज में देखा ही नहीं। हाँ बोला, अभी आ गया आपको पहले वाला पार्ट, एक बार फिर से समझा दीजिए। बिमला जी कौन से पार्ट बता रहे समझाने के लिए, मैंने मैसेज अभी देखा। सर वो स्क्वायर के जब बता रहे थे तब मैसेज की थी, हमें लग रहा है लेफ्ट भी कर दिए क्या। अच्छा ठीक है, ओके, मैं एक्चुअली मैसेज बॉक्स देखा नहीं, आप लोग ऐसे ऑडियो कॉल को बोल सकते हो, मुझे उसमें दिक्कत नहीं है, वो मैं मैसेज बॉक्स में अभी देखा, ओके ठीक है। तो हम देखा मीन, मीन क्या होता है आपका, मीन का मतलब होती है एवरेज, एवरेज का मीन कहते हैं। मीन को हम क्या करते हैं, मीन को हम कहाँ पे यूज करते हैं, ये एवरेज रिस्पॉन्सेस के लिए, जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे कहा जाए कि सपोज करो कि किसी क्लास में मान लो कि हम देखते हैं कि क्लास 10th के बच्चे का हाइट कितनी है, अगर मान लो हमारे पास से 30 बच्चे हैं, तो 30 बच्चों को मुझे एक एक करके अगर मैं उनको पूछूंगा, डेटा लूंगा, तो बहुत लंबी डेटा होगी, तो हमने क्या किया, 30 बच्चों के सारे आपका जितना हाइट जिसका जिसका जितनी है उसको हमने ऐड कर दिया, करके हमने 30 से में डिवाइड कर दिया, जब डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो हमें मीन कहलाता है। आप लोगों को कुछ पूछना होगा ना, तो मेरे क्लास में आप माइक करके बोल सकते हो, क्योंकि मेरे लिए ज्यादा कंफर्टेबल होता है, अगर आप बोल के मतलब वो करोगे तो एट ए टाइम तुरंत आप मुझे उसमें खोल के बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका जो डाउट होगा, मैसेज बॉक्स में मुझे कभी नजर जाता है कभी नहीं जाता है, तो वो गैप हो जाता है। अब जैसे मान लो कि 3 लोग हैं, 3 बच्चों का हाइट मान लो, किसी का हाइट मान लो कि किसी का वेट लेते हैं, किसी का वेट मान लो कि 60 किलोग्राम वेट है, और एक का वेट है आपका 65 किलोग्राम वेट है, और किसी का वेट आपका जो है मान लो कि आपका 70 किलोग्राम वेट है। अब मुझे तीनों का हम अलग अलग डेटा मैं लेना नहीं चाहता, मैं एक लमसम जानना चाहता हूँ, तो इसको क्या बोलेंगे, एवरेज वेट अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू 60 प्लस 65। सर शो नहीं हो रहा है सर। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, मेरे हाथ से तो हो रही है, बाकी सबको हो रही है। स्क्रीन तो सर आप वो लिख रहे होंगे ना सर। हाँ किस सबको देख रही है, नहीं 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 सर, नहीं दिख रही है। अब दिख गई दिख गई दिख गई। अभी दिख गई। तो अगर इसका मतलब आपका नेटवर्क डिले होगा, कुछ वहाँ पे कनेक्शन का कोई दिक्कत होगा, मतलब डिले जा रहा है। नहीं, सभी को प्रॉब्लम आ रही है सर। हाँ जी,
सभी को नहीं दिख रहा था सर। अच्छा, तो ऐसे अभी अभी दिख रही है, फिर मैं रीजॉइन कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, तो मेरे end से कोई दिक्कत होगा। हाँ सर, अभी अभी दिख रही सर। ओके, अगर कोई ऐसा इश्यू होगा ना तो आप मुझे मतलब माइक खोल के बता दीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है। कुछ 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 आपको समझ में नहीं आया या कोई ये ऐसा कुछ आता है तो बोल दीजिए। 60 प्लस 65 प्लस 70 होल बाई 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सबको हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसका एडिशन दिखाएंगे, 60, 65 और 70 कितना हो जाएगा, बताओ, जोड़ के बताओ। 5 हो जाएगा और कितना होगा। 1 8। अब इसको आप डिवाइड कर दोगे फिर से, सर तो 1 जितना आएगा, हाँ कितना सही है, आएगा, सही है, सही है सर। तो 195 आ जाएगा ना। 195/3 आ जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे। तो जैसे 195 को अगर आप 3 से 5 डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका। 6 5 आया सर। हाँ, तो 65 बोलोगे इसको। तो हम बोलेंगे कि 65 हाँ सर। किलोग्राम जो है सबका क्या एवरेज वेट है तीनों का। इसका मतलब ये नहीं है कि तीनों का 65 ही है, एक लमसम 65 के आसपास होंगे। इसको हम कहते हैं मीन कहते हैं। मीन को इससे क्या होता है कि डेटा हमें जी 65 आंसर। तो डेटा हमें क्या होती है कि डेटा से हमें मतलब एक इजी आइडिया मिल जाती है कि कितने के आसपास होंगे। जो हमारे पास जो आपका जैसे बच्चे हैं तो बच्चों का वेट कितने के आसपास होंगे। तो अगर हमने देखा कि हमारे क्लास में 30 बच्चे हैं और 30 का वेट का मीन अगर 65 के आसपास आसपास आता है, इसका मतलब कुछ बच्चों का ज्यादा कुछ बच्चों का कम होगा, लेकिन एवरेज हमारा जो हेल्थ है वो ठीक है। अगर बीएमआई के अकॉर्डिंग अगर ठीक निकलती है तो एवरेज का उसी के अंदर आती है। तो मीन इज यूज्ड टू फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेस। इट कैन बी यूज्ड टू फाइंड द एवरेज इनकम। हम बोलते हैं ना कि दिल्ली के जो एवरेज इनकम है वो 40,000 के आसपास है। इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी का 40,000 है, किसी का 40,000 से ज्यादा होगा, किसी का कम होगा। लेकिन जितना पॉपुलेशन, जितना भी आपका टोटल जो जनसंख्या है उनको, और जितना इनकम है, इनकम को अगर पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज मिल जाएगी। तो हम बोलते हैं कि 40,000 रुपीज जो है दिल्ली के एक आम इंसान का हमारा मतलब एवरेज इनकम है। तो अगर हम देखते हैं कि किसी और स्टेट का, अगर मान लो किसी दूसरी जगह का अगर हम देखते हैं कि 12,000 एवरेज इनकम है, तो हमने पाया कि दिल्ली में आपका जो परचेसिंग कैपेसिटी क्या लोगों की ज्यादा अच्छी है कंपेयर टू क्या है किसी और जहां पे 12,000 एवरेज इनकम है। तो फिर उसके बाद और भी चीज देखनी होती है कि वहां पे महंगाई कितनी है। अब दिल्ली में अगर किसी का 40,000 है लेकिन वहाँ पे आपका हाउस रेंट बहुत ज्यादा है, और जहाँ पे 12,000 है वहाँ पे हाउस रेंट बहुत कम है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर देखना होगा कि एक्चुअली आपका लाइफ इंडेक्स किधर अच्छा है, उसके लिए अलग कैलकुलेशन होंगे। इसमें ऐसे एवरेज मार्क्स हो गया, एज हो गया, या व्यूज हो गए, ये सब हम देखने में हम यूज करते हैं। ओके, आप सबको मीन क्लियर है। मीन किसी को क्लियर ना हो तो माइक खोल के बता दें। मैसेज तो आप करते हो ठीक है, लेकिन माइक खोल कर कह सकते हो। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, कोई एक्सप्लेन करेंगे, कोई ग्रुप से किसी का आता है, पता है डेविएशन क्या होती है। स्टैंडर्ड तो बात करेंगे, अगर डेविएशन बताए कोई। जो हमारा एवरेज डेटा, हाँ डिवाइड है सर। बताए। डिवीजन यानी डिवाइड क्या सर? डेविएशन का मतलब डिवाइड बता रहे हो आप। डिवाइड होता है क्या, ऐसे बोल रहे हैं सर? नहीं, डेविएशन का हिंदी होता है विचलन, विचलन, विचलन। आपने पढ़ा होगा ना किस आपका स्टैंडर्ड डेविएशन क्लास मतलब पहले के क्लासेस में। मानक विचलन याद करो आप, आपने याद किया होगा। मानक विचलन नाम का एक वर्ड था सांख्यिकी में। दिन से शाम तक का होना। सर इसका मतलब ये होता है कि कोई वैल्यू जो है वो एवरेज से कितनी डेविएट कर रही है, कितना अलग जा रही है, कितना बिल्कुल डिफरेंस है। बिल्कुल सही। हम क्या करते हैं, हमने कहा कि देखो ऐसा है
कि किसी ABCD किसी किसी पार्टी एक्स वाई से कोई पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, उस पार्टी को जो है 500 अगर आपका पूरा अगर सीट है मान लो, तो 500 में से हमारा सर्वे ये कहता है कि 400 सीट उसको मिलना चाहिए, हमारा सर्वे ये कहता है 500 सीट में से। तो हमने इसको हमने फोरकास्टिंग कर लिया, हमारे जो जो टेक्निक है उस टेक्निक है, मतलब स्टैटिस्टिक्स का जो मेथड है उसको यूज करके। अब उसके बाद जो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट कितना आया, पता चला कि उन पर 410 सीट मिली है। तो ये हमारा डेटा से जो हमने फोरकास्टिंग किया था कितना अलग आया, कितना विचलित हुआ, दैट इज द डेविएशन। अब अगर 400 हमने बोला था और 410 आ गया, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। थोड़ा बहुत आपका मतलब जैसे इसका अगर हम ग्राफ खींचेंगे, मान लो अगर ऐसे से ऐसे आता है कुछ, तो थोड़े बहुत क्या है डेविएशन तो 400 होता रहता है कि हमने 400 बोला था, 410 आया, तो हमारा कैलकुलेशन काफी हद तक एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर 400 बताया और किसी का अगर सीट आ गया मान लो कि 260 आ गया, तो हमारा जो कैलकुलेशन है बहुत ज्यादा डेविएट कर गया, तो स्टैंडर्ड नहीं मानेंगे, तो वो आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो एक रेंज, आप जब सर्वे भी देखते हो कि जब आप कोई आपका चुनाव होता है, तो चुनाव के समय क्या होता है, ये बोलते हैं हर कोई पार्टियां या जो आपका जो जिसमें आपका सर्वेक्षण होता है, तो चुनाव पूर्व सर्वेक्षण जब होती है, तो उसका बोलते हैं ये कि हमारे आकलन के मुताबिक, हमारे कैलकुलेशन के मुताबिक किसी पार्टी को 500 में से 400 सीट मिल सकती है, लेकिन इसमें क्या है, प्लस माइनस 5% आपका कर लो। इसका मतलब क्या हुआ, 5% आपका ज्यादा भी हो सकता है, 5% आपका कम भी हो सकता है। इसमें 5% निकालोगे तो कितना आएगा, 20 आएगा, यानी कि 420 और 380, क्योंकि 5% 20 है ना, 20 माइनस कर दो, 20 ऐड कर दो 400 में से, तो बता देंगे कि इसके रेंज के अंदर आपका जो है सीट आने की पॉसिबिलिटी है। ये हमारा डेविएशन है। तो अगर किसी को 410 मिलता है, इसका मतलब क्या हुआ, उस रेंज के अंदर ही हुआ। तो इस तरह के जो हम एक कैलकुलेशन करते हैं कि जिसके डेविएशन का मान लेते हैं कि इतना स्टैंडर्ड हो सकता है, उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, उसे कहते हैं हम लोग SD यानी स्टैंडर्ड डेविएशन। आप लोगों का सर सिलेबस उसमें कैलकुलेट नहीं करना है, आप लोगों को खाली टर्म जाननी है कि क्या होती है। इट इज अ मेजर टू स्प्रेड आउट द डेटा अराउंड द एवरेज। एवरेज हमारा क्या है, मान लो 400 है, लेकिन उससे कितनी कम या कितनी ज्यादा होती है, उसको हम इसको मेजर करते हैं। इट सिग्निफाइज हाउ डाइवर्स द डेटा इज। इट इज यूजफुल मेजर फॉर द comparing different set of data, comparing only the basis of the average will not, क्योंकि खाली हम खाली अगर एवरेज बोल दें, औसत बोल दें, तो क्या ये बात कंप्लीट होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि क्लास में हमने 100 बच्चे है सपोज करो, और मैंने सबका एवरेज 10 क्लास है, 10 क्लास में मान लो कि 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चे का हमने एवरेज हमने क्या लिया, हमने एज निकाल लिया। पता चला कि एवरेज एज जो है कितना है आपका, 15.5 ईयर्स है। 15.5 ईयर्स मिला हमको कि क्लास 10 के जो बच्चे हैं उनका, या 16 ईयर्स मिल गया, मान लो 16 साल के एवरेज ईयर्स मिल गया हमें। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई बच्चे का एज 16.5 होगा या 17 होंगे या 15 होंगे, ऐसा कुछ होंगे, लेकिन उसके आसपास होंगे। अब जो मान लो प्रिंसिपल के एज को भी हम इसमें एवरेज में डाल दिया, तो हमारा डेटा कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा, और उसको हम टोटल एज से डिवाइड कर देंगे। इसमें एवरेज में बहुत अंतर नहीं पड़ेगा, शायद थोड़ा बहुत अंतर पड़े, एवरेज हमारा 17.5 आ जाए, ऐसा कुछ आ जाएगा। 17.5 भी नहीं, मान लो कि 17 से कम ही आएगा, 100 बच्चों का है, तो क्या आएगा, 17 आएगा। 17 साल का मुझे एज का लगभग आपको मान लीजिए अगर मिलती है, एवरेज मिलती है, तो भी क्या आप प्रिंसिपल के एज को पा सकते हो, क्योंकि प्रिंसिपल का एज करीब करीब आपका 60 के आसपास है, ऐसा कुछ होंगे, 55-60 के आसपास ऐसा कुछ होंगे। तो ये क्या है, आपका मीन जो है हमेशा आपका हर डेटा को जस्टिफाई करेगा, ये बहुत हमेशा जरूरी नहीं होता है, लेकिन एक लमसम देता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इसको हमें और भी डेटा की हमें नीड होती है। जैसे हो गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। कोरिलेशन हमने बता दिया था आपको कि दोनों के बीच में जो संबंध होती है उसको निकालते हैं, और इसको निकालने के लिए दो वेरिएबल, जैसे हमने बोला था कि अनुलोम विलोम करने पे आपका मन के आपका जो तनाव है वो तनाव कम होती कि नहीं होती है, ये दो वेरिएबल के बीच में वो स्टडी करता है।
तो ये संबंध निकालते हैं, या मान लो कि क्या सच में होता है, अगर पूरी पूरी होती है तो बोलेंगे 100% कोरिलेशन है, एकदम नहीं होती है तो बिल्कुल आपका मतलब उसमें कुछ भी आपका, जैसे आपके अच्छे मतलब आपके यहाँ पे इंडिया पे आप अगर देर तक सोते हो, इसका कोई संबंध अमेरिका में कोई वॉलीबॉल खेलेगा, कोई संबंध नहीं है, तो जीरो कोरिलेशन, कुछ नहीं है उसमें। इस तरह से निकालते हैं। तो कोरिलेशन always correlation analysis is used to study the relation between the variables, तो हम पहले भी बात कर चुके थे। इसके एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी दी जाती है। अब जैसे मान लीजिए कि हमने बोला था कि आपका जो स्मोकर्स होते हैं, तो स्मोकिंग करने पे क्या कैंसर या टीबी हो सकता है, तो क्या सारे स्मोकर के होंगे, या जितने भी आपका कैंसर टीबी के पेशेंट है तो सारे के सारे क्या है आपका, वो सब आपका स्मोकर ही थे, तो ऐसा नहीं मिलता है। ऐसा पाया गया कि कुछ पेशेंट ऐसे भी हुए जो कभी कोई नशा ही नहीं करता है। और जैसे मान लीजिए जो कोविड वगैरह आया है, ऐसे भी केसेस मिले जो कभी फॉरेन ट्रेवल किए ही नहीं, उनको हो गया है। लेकिन ज्यादातर क्या है, वो किसको होता है, जो विदेश से घूम के आते हैं उन लोगों को ज्यादा कैरियर होते हैं, ऐसा माना जाता है। ये आपका क्या कोरिलेशन होता है। लेकिन ऐसे भी मिले हैं जिन्होंने कभी विदेश गए ही नहीं, उनको भी हुआ है। और ऐसे भी हुए हैं कि जो विदेश बहुत घूम घाम के बहुत बहुत अच्छे से आ गए, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ है इसका। लेकिन अगर मान लो कि 10 में से अगर 8 लोगों को होता है, तो बोलेंगे वो इनका आपका को रिलेशन संबंध है। इसका हम बात कर चुके थे। तो इसको हम एक कांस्टेंट टर्म से निकालेंगे, जब हम सांख्यिकी पढ़ेंगे तब तक देखेंगे। वो कांस्टेंट टर्म बताता है +1 -1 के बीच में कि कहां से कहां तक एक्सेप्टेबल है। फिर आता है आपका रिग्रेशन। ये आपका स्टडी है आपका कुछ खास का आपका रिलेशनशिप को बताने के लिए करते हैं। नॉर्मली रिग्रेशन कहाँ पे होती है आपका, ये आपका इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल जो होती है उसमें इसका हम यूज करते हैं। जब हम एक्सपेरिमेंट का आपका जो प्रयोगात्मक शोध जब करते हैं, उसमें हम निकालते हैं। इसका निकालने के फॉर्मूलाज होते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन भी होती है। थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, इसमें एक बेसिक फॉर्मूला होती है, लेकिन जिन लोगों का मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है उन लोगों के लिए कोई बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी y - y1 = y2 - y1 by x2 - x1 into x - x1। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। इसी को ट्रांसफर करके हम रिग्रेशन के लिए भी निकाल सकते हैं। और इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि y - y1 = डेरिवेटिव ddx ऑफ y into x - x1। ये कैलकुलस का चीज है, इसको भी हम इक्वेशन से निकालते हैं। लेकिन आपको ये ज्यादा नहीं आएंगे, जिनका मैथमेटिक्स नहीं है उनको ज्यादा सोचने की बात नहीं है। इसमें खाली थ्योरी पूछे जाएंगे, आपको कैलकुलेशन नहीं आते। इसके बाद आपने 10th में पढ़ चुके थे कि इसको एक्सप्रेस करने के लिए ऐसे भी आप देखते हो कि जो क्रिकेट मैच वगैरह होते हैं। सर रिग्रेशन का बताइएगा सर थोड़ा। रिग्रेशन हम तब करते हैं जब हम रिग्रेशन अभी हम जब सांख्यिकी पढ़ेंगे तो हम इसमें और अच्छे से बताएंगे इसमें, क्योंकि अभी आपको ये जिन लोगों का मैथ्स नहीं है उन लोगों को बहुत दिक्कत हो जाएगा। रिग्रेशन क्या करता है आपका, जिसमें हम एक्सपेरिमेंटल जब हम रिसर्च करते हैं, प्रयोगात्मक जब हम शोध करते हैं, तो उस समय आपका जो वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो संबंध होती है उसको डिफाइन करता है। जैसे हमने बोला ना कि आपका भ्रामरी प्राणायाम करने पे या अनुलोम विलोम करने पे आपका अनिद्रा की जो अनिद्रा की दिक्कत खत्म होती है। तो अनिद्रा एक आपका वेरिएबल है और अनुलोम विलोम आपका दूसरा आपका वेरिएबल है। इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आप किसी का अनिद्रा पे आपका कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल किस पे है आपका, प्राणायाम को आप कम या ज्यादा कर सकते हो। इसमें आपका ये संबंध बताने के लिए हम क्या करते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं। और रिग्रेशन एनालिसिस का कैलकुलेशन कैसे होती है, ये आपका सिलेबस में भी नहीं है, और इसके बारे में हम बात करेंगे जब हम सांख्यिकी पढ़ेंगे। लेकिन आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको कैलकुलेशन करने के लिए नहीं आता है। इतने खाली जानकारी चाहिए इसका इस्तेमाल कहाँ पे होती है। फिर इसके बाद आपका
इसके बाद आपका आता है जैसे आपका पाई चार्ट, ग्राफ्स, टेबल, इस सब का जो हम आप जो 10th क्लास में जो चीज आपने पढ़ा आपने आप देखे होंगे कि हम बार ग्राफ दिखाते हैं, फिर वेन डायग्राम दिखाते हैं, फिर आपका बबल चार्ट दिखाते हैं, फिर आपका पिरामिड दिखाते हैं। आप देखते हो ना कि कभी क्रिकेट मैच होता है तो क्या होता है इसमें इस तरह का कुछ दिखा देते हैं, ऐसे ऐसे आपको दिखाते हैं हिस्टोरिकल आपका जो ग्राफ दिखाते हैं, इस तरह से आप दिखाते हैं कि हाँ पहले बॉल में इतने इतने रन लिए, बॉल 2 में इतने आया, बॉल 3 में कुछ रन नहीं आया, बहुत कम रन आया, बॉल 4 जो है एक पहला बॉल, दूसरा बॉल, तीसरा बॉल, और इसके बाद वो कोई रन नहीं मिला उनको, और इस तरह से वो दिखा देते हैं कि कौन किस बॉल में कितने कितने रन मिला। ये जो आपका क्या हुआ, जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होगा उसको भी एक आइडिया मिल जाती है, तो इसको हम कहते हैं, इसको आपका हम इसको ग्राफिकली दिखा देते हैं। ऐसे आपका पाई चार्ट में क्या करते हैं, आपका ऐसे हम सर्कल बनाते हैं और ये हम पूरा 100% मानते हैं। मतलब और आप जानते हो कि एंगल जो होती है वो कितनी होती है, एक पॉइंट का एंगल, अब बताओ एक आपका पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल बनती है, कोई बताए, किसी पॉइंट पर कितने डिग्री का एंगल बनती है, या पॉइंट एंगल कितने डिग्री का होता है, बताए कोई। 3 डिग्री इक्वल 100% ना सर? हाँ जी, कितने? 360 डिग्री इक्वल टू 100%। बिल्कुल सही मीना जी, आपने बहुत अच्छा बताया कि एक पॉइंट पे कितने डिग्री की होती है, 360 डिग्री होती है। क्या सब कोई इससे एग्री करते हो कि 360 डिग्री होती है, कैसे होती है पॉइंट पे? ऐसा कोई है जो जो एग्री नहीं करता है, मुझे उनसे ज्यादा अच्छे से मैं वो कर सकता हूँ। ऐसा कोई हो तो बताए जो ये एग्री नहीं करता, ये नहीं पता है कि कैसे 360 डिग्री होता है, ऐसा कोई हो तो बताओ जिनको नहीं पता कैसे होता है। जी सर, मुझे नहीं पता है। देखो कैसे होता है, मैं दिखा रहा हूं आपको। ये मान लो एक पॉइंट को मैंने बड़ा कर दिया, तो ऐसा कुछ सर्कल बनेगा आपका। अब इसके बाद इसमें मैं करता क्या हूं, इसको हमने 4 हिस्से में डिवाइड कर दिया। अब ये एंगल कितने बनेगा, इसको मान लो हमने नाम दे दिया ए ओ बी सी डी। अब बताओ एंगल ए सब ओ बी 90 डिग्री 90 बनेगा, 90 बनेगा, 90 बनेगा, 90 बनेगा, चारों 90 का ऐड कर दो कितना आएगा, 90 इंटू 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 360। अब इसी सर्कल को छोटा कर दो तो भी क्या होगा, 360 रहेगा। इसको और छोटा कर दो तो भी क्या होगा, 360 रहेगा। करते करते एक पॉइंट पे ले आओ तो भी क्या होगा, 360 डिग्री रहेगा। इसलिए किसी पॉइंट पे क्या होगा आपका, 360 डिग्री का हमेशा एंगल बनती है। अभी क्लियर हो आप सबको? जी सर, बिल्कुल क्लियर हो गया, थैंक यू। अब ये पूरा जो है ये आपको मानोगे 100%। आप अगर मान लो इसको आपका पाई चार्ट कहते हैं, पूरे का हम क्या मानेंगे, 100% मानेंगे हम। अब मैंने बोला कि भाई आपके पास अगर आपको 50% दिखानी है, क्या कितने दिखानी है, 50% दिखानी है, तो आप इस चार्ट को कैसे शो करोगे, आप आधा कर दोगे ऐसे। आधा मतलब क्या, 50% हो गया। और एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा, 180 ये डिग्री एंगल 180 डिग्री। इसको पूरा शेड कर दोगे तो ये पार्ट क्या दिखाएगा आपको कि आपका आधा मतलब 50% दिखा देगा। कि अगर मान लो कि अगर आपका और आपके पार्टनर के बीच में 50% का कोई शेयरिंग है, शेयर वगैरह है, कोई बिजनेस खोले हो, तो आपका आपको दिखानी है कि किसके कितने कितने परसेंट है। मान लो 3 लोग मिलकर कोई आपको क्या कर रहा है, कोई बिजनेस आपको अपने ओन किया आपने, तो आपको इसका पहले पाई चार्ट में दिखा देनी है। तो क्या करोगे आप इसको एक ऐसे बना लोगे और फिर एंगल के हिसाब से हम दिखा देंगे। अगर किसी का 50% है तो 50% में कितना हो जाएगा आपका, 180, क्योंकि 100% कितना है, 100% 180 360 परसेंट इज इक्वल टू होती है 360 होती है। तो 1% कितना हो जाएगा आपका, 360। 1% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 बाई 100। तो फिर 50% कितना हो जाएगा,
ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया, कितना डिग्री बनेगा? तो 50% कितना डिग्री बन जाएगा आपका? 360 180 बाई 100 इंटू 50। तो काटेंगे इसको, 0 हो जाएगा, इसे काटेंगे 2 हो जाएगा, इसे काटेंगे 180। ऐसे हम डिग्री निकाल लेंगे और डिग्री निकाल के इसको सेट कर देंगे कि भाई देखो ये मैंने बनाया, इसमें आपका क्या बना? 180। अब बाकी मेरे पास 3 पार्टनर, कुछ और पार्टनर भी है, तीन का मैंने दिखा दिया कि एंगल कितने डिग्री है आपका, ये आपका। अभी तो आपका कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आधा आपका दिख गया कि आधा है, मतलब आधा आधा हो गया। और मैंने और 2 पार्टनर है जिसके पास कितना है, 25% शेयर है, तो क्या होगा, 90 डिग्री बन जाएगा, आधा इसका हो जाएगा। तो एक आपका क्या हो जाएगा, ये दिखा देगा कि 90 डिग्री एंगल बना, मतलब 25% शेयर है। और ये आपका क्या दिखाएगा, 25% शेयर दिखा देगा। तो इसमें आपका जो है कैलकुलेशन में क्वेश्चन आते हैं, आपका जो डीआई वगैरह आएगा ना, डीआई वगैरह में बहुत काम आएगा ये चीज। तो और इसमें भी आपका जो शोध करते हो, तो आप किसी जिस चीज पे शोध कर रहे हो, उनके डेटा को डिस्प्ले करने के लिए भी आपको इन सब चीजों के इस्तेमाल करने होते हैं। कोई डाउट हो किसी को? नहीं पता है सर, आप लोग ना बस ऑडियो खोल के बोल दो, मैं कम ही देख पाता हूँ मैसेज बॉक्स, क्योंकि मैं उसमें ज्यादा मेरा ध्यान रहता है। तो आप मतलब मेरा मैसेज बॉक्स मेरा मोबाइल पे खुला रहता है, और ये जो मैं क्लास दे रहा हूँ ये पूरा 80 सेंटीमीटर लंबा सा स्क्रीन पे दे रहा हूँ मैं। तो मेरा पूरा फोकस इसी में आपका जाता है, जिसमें मैं अभी क्लास दे रहा हूँ। और ये जो मैसेज बॉक्स है मेरा मेरा छोटा सा, मतलब एक मोबाइल फोन पे खुला रहता है, तो कभी कभी मैं देख पाता हूँ, आप इसलिए ऑडियो खोल के बोल देना मुझे। तो ये आपको दिखाता है कि अलग अलग ग्राफ शो करना, कॉलम ग्राफ, स्केच, आपका बार ग्राफ या बार चार्ट, बॉक्स प्लॉट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, ये सब चीजें कहाँ पर है, आपने 9th से लेकर 9th-10th की बुक देखोगे ना, सब मिल जाएगा आपको। आर एस अग्रवाल की बुक मिलेगा, या फिर आपका एसएल आर डी शर्मा में मिल सकता है, या फिर सिंपल एनसीईआरटी डाउनलोड कर लो, सही मिल जाएगा। ये आपका जो है समझा दिया था, ये सब चीजें है। यहाँ तक कोई किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। अब आती है बहुत महत्वपूर्ण चीज, जो हम हाइपोथेसिस के बारे में हमने कल बात किया था। हाइपोथेसिस क्या होती है, सबको तो क्लियर था ही। अब हाइपोथेसिस का रिजल्ट क्या आ सकती है? एक होता है कि आपने नल हाइपोथेसिस लिया, कोई ऐसा तो नहीं है जिनका हाइपोथेसिस के बारे में कोई डाउट था? सबको क्लियर था ना? क्या था हाइपोथेसिस में? नल हाइपोथेसिस और हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, सबको क्लियर था। नल हाइपोथेसिस बोलता है कि आपने जो मतलब परिकल्पना बनाया वो गलत है, जो भी बनाया आपने। अब इसको आप टेस्ट करते हो, अगर नल हाइपोथेसिस सही निकलती है तो आप उसको रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि आपका परिकल्पना हाइपोथेसिस गलत है। और अगर नल अगर गलत होती है, इसका मतलब क्या, आपकी जो परिकल्पना वो सही है, आप उसका एक्सेप्ट कर लोगे, फिर आपको वो थ्योरी बन जाएगा, नया कुछ आपका लॉ या नियम बन जाएगा। तो पहला केस क्या होगा, नल हाइपोथेसिस इज ट्रू बट इट हैज बीन रिजेक्टेड। ये आपका जो इसमें गलतियां क्या, क्योंकि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में अगर गलती होगी तो फिर क्या होगा, हमारा पूरा का पूरा जो शोध है वो पूरा गलत हो जाएगा। कंडीशन ये है कि नल अगर हमारा सही होता है, इसका मतलब हमारा जो हाइपोथेसिस है वो गलत हो गया, और नल अगर गलत होता है तो हमारा हाइपोथेसिस क्या हो गया, सही हो गया। तो नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, नल हाइपोथेसिस सही था, इसका मतलब क्या था, हमारा थ्योरी गलत था। लेकिन आपका एरर से क्या हुआ, मैंने नल को ही रिजेक्ट कर दिया, मतलब हमारा जो गलत थ्योरी का हमने सही मान लिया। ये एक तरह की आपका एरर होती है। दूसरा एरर क्या होती है कि नल हाइपो दूसरा आपका मतलब कंडीशन क्या हो सकता है, पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है, नल हाइपोथेसिस ट्रू एंड इट हैज नॉट बीन रिजेक्टेड, ये दूसरा आपका कंडीशन हो सकता है। थर्ड क्या होगा कि नल हाइपोथेसिस फॉल्स एंड इट हैज बीन रिजेक्टेड। और चौथा कंडीशन क्या हो सकता है कि नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स
बट इट हैज नॉट बीन रिजेक्टेड। ये 4 ही केस हो सकता है जो आपका पॉसिबल, तो जो आप जब टेस्ट करोगे। अब इसमें आती है कि एरर्स में आपका क्या आती है, ये आपका 4 पॉसिबल कंडीशन आता है। यहाँ पे ये एरर नहीं बोलेंगे, इसमें कंडीशन बोलेंगे। ये 4 कंडीशन आपका पॉसिबल है जब आप निकालते हो। एरर में क्या आती है, एच नॉट इज ट्रू, मतलब क्या, नल हाइपोथेसिस ट्रू है लेकिन आपने रिजेक्ट कर दिया, मतलब एच नॉट रिजेक्ट एच नॉट, इसे कहते हैं टाइप 1 एरर। इसका मतलब क्या था, अगर एच एच नॉट ट्रू मतलब नल हाइपोथेसिस ट्रू है कि वो, हम जैसे मान लो कि एग्जांपल के तौर पे क्या सूत्र नीति और जल नीति क्या पाचन तंत्र पे कोई असर ठीक करता है, कोई असर पड़ता है, ये हम टेस्ट कर रहे थे। तो नल ने बोला नहीं, सूत्र नीति या जल नीति करने पे पाचन तंत्र में कुछ असर नहीं पड़ता। अब मैंने टेस्ट किया, टेस्ट करके पाया कि सच में नल जो बोल रहे वो सही है कि सूत्र नीति और जल नीति करने पे हमारे पाचन तंत्र से कोई लेन देन नहीं है, कुछ भी असर नहीं पड़ता उसका। लेकिन हमने क्या किया, नल को ही हमने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, नल जो है वो गलत है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये आ जाएगा कि सूत्र नीति और जल नीति का करने से हमारा पाचन तंत्र अच्छा होता है, ये आ जाएगा। जबकि ये क्या हो जाएगा, ये एरर आ गया, गलत आ गया कि आपका नल तो ट्रू था लेकिन मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो ये आपको होती है टाइप 1 एरर। ये आपको बस यही पूछेंगे टाइप 1 एरर क्या होती है। और दूसरा क्या आपका, कि नल तो फॉल्स था लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो उसे कहते हैं टाइप 2 एरर। इसमें कोई डाउट हो किसी को तो बता दें, सबको सर नहीं क्लियर है? समझा क्या होगा टाइप 2 एरर, क्या होगा नहीं समझा। नल फॉल्स था लेकिन आपने उसको ट्रू मान लिया, ये आपका टाइप 2 एरर है। और नल सही था लेकिन आपने उसको गलत गलत मान लिया, तो ये टाइप 1 एरर है। मैंने आपको एग्जांपल बताया आपको कि मान लो कि हम एक शोध करते हैं कि क्या जल नीति और सूत्र नीति का पाचन तंत्र पे कोई असर पड़ता है। तो हमने एक्चुअल रिजल्ट क्या था, एक्चुअल ये था कि पाचन तंत्र पे कोई असर नहीं पड़ता। जो आपका नल क्या बोलेगा, नल बोलेगा नहीं, जल नीति और सूत्र नीति का पाचन तंत्र से कोई मतलब नहीं है, पाचन तंत्र को कुछ अच्छा नहीं करता, कुछ में अच्छा बुरा कुछ नहीं करता, ये नल क्या आएगा। अब अगर मेरे एरर होगा तो नल ने क्या कहा कि पाचन तंत्र पे कुछ भी आपका असर नहीं पड़ता, लेकिन मैंने नल को ही हमने रिजेक्ट कर दिया। तो फिर इसका परिणाम क्या आएगा, आप बताओ परिणाम क्या आएगा, कोई बोलो ग्रुप में से, इसका परिणाम क्या आएगा। एरर आएगा सर। हाँ, तो नेगेटिव। परिणाम क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा। सर पहले एक बार सर पाचन तंत्र पे असर पड़ता है हाँ, यही आएगा। गलत हो जाएगा, उस शोध का जो इस्तेमाल करेंगे उनके पास क्या जाएगा, गलत गलत बात जाएगी ना। हमने ये माना था, मेरा ये हाइपोथेसिस था कि पाचन तंत्र पे अच्छा होता है, कुछ असर पड़ता है अगर हम जल नीति सूत्र नीति करते हैं। ये बात क्लियर हुई। हमारा हाइपोथेसिस था कि जल नीति और सूत्र नीति करने से पाचन तंत्र पे असर पड़ता है, ये हमारा हाइपोथेसिस था। ये बात क्लियर हुई, हाँ ना, से बताइए। जी सर। यस सर। ठीक है, आप चुप रहोगे तो मुझे क्लियर नहीं होगा, समझ नहीं आएगा कि आपको आया कि नहीं आया। लेकिन टाइप 2 एरर है, हाँ जी, मुझे लगता है टाइप 2 एरर है। हाँ श्योर। कि एच नॉट ट्रू बट इट इज रिजेक्टेड, तो क्या आ जाएगा, टाइप 1 एरर आ जाएगा। और एच नॉट फॉल्स बट इट इज नॉट रिजेक्ट, एनेबल टू रिजेक्ट मतलब एक्सेप्टेड, तो क्या होगा, टाइप 2 एरर आ जाएगा। ये क्लियर हो गया। जी सर, मतलब जैसे शून्यकर परिकल्पना जो होती है नल हाइपोथेसिस, वो समझ ट्रू होगी तो ट्रू होती है और उनको हम रिजेक्ट करते हैं तो फर्स्ट एरर आता है, टाइप 1 एरर आता है, ठीक है। हाँ। और फिर जो वो नल हाइपोथेसिस गलत होती है और हम सत्य मान बैठते हैं तो वो हाँ। टाइप 2 एरर होता है। अब ये फिर उसको बताइए अल्फा और बीटा भी, सर टाइप 1 को अल्फा और टाइप 2 को बीटा भी बोलते हैं सर। हाँ जी, अल्फा बीटा भी बोलता है, ठीक है, बिल्कुल। आप ये मुझे बताइए कि आपको क्यों उल्टा लग रहा था। अब आप जिन्होंने बता रहे थे अभी कि उनको उल्टा लग रहा था, सही लग रहा था, अभी क्लियर हो गया, क्लियर हो गया पूरा।
कि कैसे ये ऑलरेडी डेफिनेशन ही बोलता है कि एच नॉट इज ट्रू बट इट इज रिजेक्टेड, तो क्या हो जाएगा, टाइप 1 एरर आ जाएगा। क्लियर हो गया नहीं हुआ? हो गया हो गया। और H1 इज फॉल्स बट इट इज अनेबल टू रिजेक्ट, उन्हें एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या होगा, टाइप 2 एरर आ जाएगा। इसको पहले को हम अल्फा एरर भी बोलते हैं, अल्फा भी बोलते हैं, दूसरे को बीटा भी बोलते हैं। अल्फा ऐसे लिखते हैं, सिंबल से अगर लिखा जाएगा अल्फा हो जाएगा ये, और नीचे का क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। अल्फा और ये बीटा होता है। फिर अगर मान लीजिए कि अगर ये कहा जाए वन टेल्ड एंड टू टेल्ड टेस्ट कहते हैं इसको। सर ये जो आपने नल हाइपोथेसिस के बारे में बताया, अगर मान लो हम नल वाला नहीं लेते हैं, रिसर्च में हमने नल हाइपोथेसिस नहीं लिया, तो भी एरर तो आएगा उसमें। रिसर्च का बेसिस से होता है कि आपको नल लेना ही लेना है। आपको नल अगर लोगे, फिर नल ही आपको नहीं बताया। सर, जैसे अगर किसी रिसर्चर ने नल हाइपोथेसिस नहीं लिया, उसके बिना ही जैसे कर रहे हैं अगर। नहीं, हम जो भी बात कर रहे हैं, जितना हमारा सिलेबस है, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको नल लेके चलना है, और जो आपके जो ओके। सिलेबस का भी है। और नल नहीं लेकर चलेगा तो वो सिलेबस के बाहर की बात हो जाएगी, उसका हम अभी उसके बारे में बात हम नहीं कर सकते अभी, क्योंकि फिर वो सिलेबस का मामला। तो ओके सर। जैसे अगर मान लो कि अगर कोई असर नहीं होता है दो अलग अलग बातों पे, तो क्या बोलेंगे, डी ए इजकल टू डी बी। मान लो कि दो अगर सैंपल ले लिया आपने, दो ड्रग ले लिया आपने, दो दवाइयां ले लिया आपने, ए और बी, और आपने ये पता बोला था कि इसमें बी जो है ज्यादा बेहतर है आपका ए से। लेकिन अगर ये नल क्या बोलेगा कि नहीं, बेहतर नहीं है, मतलब क्या है, डी ए इजकल टू डी बी, मतलब उसमें जो ए का जो आपका ए में जो मतलब दवाई ए जो काम करता था, दवाई बी भी वही काम करता है, कुछ उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर ऑल्टरनेटिव होगा तो ऑल्टरनेटिव बोलेगा कि अगर ऑल्टरनेटिव अगर ट्रू होता है तो बोलेगा नहीं, ये दोनों एक काम नहीं करता, दोनों अलग अलग है, दोनों का आपका लेवल जो है दोनों अलग अलग है। इससे बोलेंगे नॉट इक्वल टू, बोलेंगे इज नॉट इज सच दैट, इसको बोलते हैं, ये जो दो बिंदु होती है इसका नाम होता है सच दैट, ऐसा है कि, हिंदी में बोलते हैं इसका ऐसा है कि, और इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको सच दैट। ये फंक्शन चैप्टर से आई है मैथमेटिक्स के। एच नॉट सच दैट डी ए इज नॉट इक्वल टू डी बी, मतलब आपका जो आपका मेडिसिन था ए और बी, इनके इफेक्ट एक जैसा नहीं है। ये कौन बोलेगा, जब आपका नल आपका अगर नल ट्रू होता है तब बोलोगे डी ए इज इक्वल टू डी बी, क्योंकि नल हमारा हाइपोथेसिस था कि ए और बी दो मेडिसिन है, बी या ए कोई एक ज्यादा आपका इफेक्टिव है। नल बोलेगा अगर ऐसा होगा तो नल बोलेगा कि डी ए इज इक्वल टू डी बी, कोई इफेक्टिव दोनों में से कोई अलग अलग इफेक्ट नहीं है, दोनों का इक्वल इफेक्ट है। लेकिन ऑल्टरनेटिव क्या बोलेगा कि डी ए इज नॉट इक्वल टू डी बी, मतलब क्या हुआ, या तो बी जो ड्रग है, जो दवाई है, वो ज्यादा असरदार है ए से, या ए जो है बी से ज्यादा असरदार है, लेकिन दोनों बराबर नहीं है। इस तरह से हम इसको इक्वल टू और नॉट इक्वल टू के बीच में हम इसको अप्लाई देते हैं। और इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि अगर डी ए अगर आपका कम अगर असरदार है तो बोलेंगे डी ए इज लेस देन आपका, लेस देन मतलब कम, और ये बोलेंगे ग्रेटर देन मतलब ज्यादा। तो अगर आपका नॉट इफेक्टिव होगा तो उस अकॉर्डिंग हम इसको सिंबलाइज कर सकते हैं इसको। फिर इसका ग्राफ के बारे में हम और ज्यादा बात करेंगे। फिर आपका आता है, इसमें हम बात कर चुके थे सामान्यीकरण क्या होती है, रिसर्च रिपोर्ट। हम रिसर्च रिपोर्ट हम कैसे हम जिन्हें एक्सप्लेन करते हैं, कैसे हम बताते हैं, तो उसके तरीके होते हैं रिसर्च रिपोर्ट लिखने के। इसके बारे में हम फिर इसको कि हमने उसमें कौन से मेथोडोलॉजी हमने इस्तेमाल किया है रिपोर्ट में, पहले हम उसका टाइटल लिखेंगे, फिर उसको हम एक्नॉलेजमेंट लिखेंगे, उसके बाद इसका बैकग्राउंड के बारे में लिखेंगे, फिर इसका एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे, और फिर इंडेक्स लिखेंगे। ये देखो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसका टाइटल लिखेंगे, इसका टाइटल क्या है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे एक्नॉलेजमेंट लिखना। आप कोई भी बुक देखोगे ना, बुक में ना लिखी रहती है, सबसे पहले टाइटल लिखी होती है, उसके अंदर क्या लिखी होती है,
एक्नॉलेजमेंट लिखी होती है। अगर कोई अच्छे बुक देखोगे, जैसे पियर्सन का बुक देखो या ऐसा कोई और भी कोई मतलब अच्छे अच्छे राइटर का बुक देखो, ऐसे लिखी होती है। उसके बाद क्या होता है आपका बैकग्राउंड के बारे में होता है, फिर एब्स्ट्रैक्ट होता है, फिर उसके अंदर इंडेक्स होता है, और कहीं पे अगर कोई टेबल लिखा है, कोई किसी आपका कोई डायग्राम वगैरह है तो उसका लिस्ट होती है, लिस्ट ऑफ टेबल होती है। जहां जहां पे जैसे अगर आप एनाटॉमी का बुक देखते हो तो एनाटॉमी के बुक में आपको सेपरेटली एक इंडेक्स होता है जिसमें लिखा होता है कि कौन से डायग्राम किस पेज पे है, कि आपका पाचन संस्थान के डायग्राम किस पेज पे है, या अलग अलग जो मेन जो डायग्राम है वो कहाँ कहाँ पर है, ताकि ढूंढने के में कोई दिक्कत ना हो। तो लिस्ट ऑफ टेबल, लिस्ट ऑफ फिगर, इसके बाद आपका लिस्ट ऑफ अपेंडिक्स हम लिखते हैं कि अपेंडिक्स में हम कुछ जानकारी ऐसी होती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमने किताब लिख लिया और उसमें कुछ आपका एरर रह गया। अब उस एरर को हम कैसे सही करें, पूरा बुक को तो दोबारा नहीं कर सकते, तो हम उसको हम अपेंडिक्स में डाल देते हैं। या हम एक बुक लिख रहे हैं, हम मैथ्स का बुक लिख रहे हैं और मैथ्स का बुक में ऐसा कोई चीज आई है जो बुक के अंदर हम लिख नहीं पाए, तो हम क्या करेंगे, हम अलग से, लेकिन हम नॉलेज को देना चाहते हैं। आप देखो एनसीईआरटी की जो बुक है ना उसमें ऐसा है, जैसे बाइनोमियल थ्योरम जो मैं बता रहा था, बाइनोमियल थ्योरम के बारे में आपको उन्होंने पहले मेन चैप्टर में ही था, अब उन्होंने क्या किया, अलग से अपेंडिक्स बना के पीछे दे दिया। इस तरह से वो उसको जो एक्स्ट्रा जो चीजें होती है उसको अपेंडिक्स में हम डाल देते हैं। इस तरह से हम इसको अभी बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिव स्टडीज क्या होती है, उसको हम मेंशन करते हैं कि हम क्यों उसका हम स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद कौन कौन से हमने लिटरेचर रिव्यू किया हमने क्योंकि आप देखोगे कि अगर आपने हायर क्लास का जो बुक होती है ना पीछे लिखी रहती है कि आपका किस किस बुक को उन्होंने मतलब फॉलो किया है, कहाँ कहाँ से उन्होंने चीजों को मतलब उनके बुक को लिखते समय कहाँ कहाँ से उन्होंने हेल्प लिया है। क्योंकि नॉर्मली कोई भी बुक लिखेगा तो वो सबसे पहले ये जरूर देखेगा कि इसके पहले किसने क्या क्या काम कर चुके हैं और कहाँ कहाँ पे कितना हुआ है, और कहीं से कहीं से थोड़ा थोड़ा वो हेल्प लेंगे ही लेंगे। तो इसलिए इसे हम कहते हैं एथिक्स कहते हैं इसको, कि आप अपने खुद के स्वेच्छा से डिक्लेयर कर दो कि आपने कहाँ कहाँ से आपने चीजों को आपने इकट्ठा किया, कहाँ कहाँ से आपने देखा, आपने किस किस बुक से आपने आपने अपने रेफरेंस लिया, इसका आप पूरा मेंशन कर देते हो। अगर अभी और भी एडवांस हो गया है, अगर आप किसी वेबसाइट से लेते हो या किसी का पहले के किए हुए किसी काम को, किसी वर्क को, उसको आप अगर रिव्यू करके उससे अगर आपने कुछ इकट्ठा किया है, कुछ डेटा का आपने कलेक्ट किया है, कुछ चीजें को लिया है आपने, तो उसको भी आप मेंशन करते हो वहाँ पे, लिखते हो उसके बारे में। और अगर उनके कुछ किसी और का लिखा हुआ कुछ लेते हो तो उनसे परमिशन भी लेना होता है कि क्या मैं इसमें आपका इस चीज को मैं ले सकता हूँ। और परमिशन लेने के लिए कभी कभी फ्री होता है और कभी कभी वो पेड भी होता है, तो उनको देने के लिए आपको उनको पैसे भी देने हो सकते हैं, या फिर कभी कभी वो फ्री भी देते हैं, लेकिन लेना मतलब एक आपका जरूरी होता है, लेना चाहिए। फिर आपका होता है मैथडोलॉजी कि आप क्या कौन से आपने जो हमने शोध पे पढ़ा हमने इसको लिखते हैं, और फाइंडिंग ऑफ द स्टडी इसको लिखते हैं। बाद में हम कंक्लूजन करते हैं, समरी करते हैं, और फिर रिकमेंडेशन देते हैं कि क्या क्या करते हैं, क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या जैसे हम भी बोलते हैं ना कि आपको ये बुक करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, सब चीजें। और फिर इसके बारे में पूरा रेफरेंस वगैरह हम देते हैं। आप देखोगे अगर आपने विकिपीडिया खोलोगे ना तो विकिपीडिया के नीचे अगर कोई आप आर्टिकल पढ़ लो, फिर नीचे आप देखोगे बहुत सारा आपको उसमें रेफरेंस दिख रहती है कि इस साइट का, इस वेबसाइट का उन्होंने इस्तेमाल किया है, या इस जगह से उन्होंने डेटा को इकट्ठा किया है। वहां पे आपका जो है जहां जहां आपको बताते हैं वहां पे एक लिंक भी होता है, एक आपका उस लिंक पर क्लिक करोगे तो वहां पे से पहुंच जाओगे जहां से उन्होंने उस डेटा को इकट्ठा किया है। ये सारा क्या होता है वो आपका डिक्लेयर करते हैं। फिर आपका ये जो आपका पूरा कंक्लूडिंग पार्ट लिखते हैं बाद में, और इसको आप हाँ जी हेलो, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही मुझे मेरे तक। कोई कुछ बोलना चाह रहे क्या? मतलब रेफरेंसेस में सब जो जो किताबें यूज करेंगे या किसी का बनाया हुआ कोई रिपोर्ट यूज करेंगे, हाँ जी, तो वो सब हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। हाँ जी, इसके अभी तो मैंने खाली खाली समरी के रूप में बताया।
आगे हम अलग सेक्शन में चर्चा करेंगे तो उसको कैसे लिखते हैं, उसको लिखने का भी तरीके होते हैं। जैसे आपका मतलब बहुत से, जैसे आपका अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एक तरीका होता है, ऐसे बहुत सी चीजें होती है, लेकिन उसको आपको मेंशन करने होते हैं। इसका कारण क्या है ना, कि कई बार ऐसा हुआ है कि हमारे देश के साथ भी बहुत ऐसा हुआ है कि कोई और रिसर्च सोच शुरू किए हैं और पैरेलली कई लोगों ने सोच शुरू किए हैं। तो बाद में क्या होगा कि एक दूसरे का किसी का कॉपी करके जिन्होंने पूरा कर लिया था वो तो जा नहीं पाए, लेकिन साथ में जो दूसरे लोग कर रहे थे वो चले गए। जैसे हमारे देश में जो आपका जो रेडियो का जो आविष्कारक थे, वो एक्चुअली मतलब आपका जो बेतार जिसे कहते हैं, बेतार का आविष्कारक में हमारे देश के साइंटिस्ट भी काम कर रहे थे और बाहर के भी काम कर रहे थे। तो हमारे जो इंडिया के जो साइंटिस्ट है उन्होंने निकाल लिया था सारा चीजें। तो उनको उस समय आपका ब्रिटिश का राज था, तो ब्रिटिश ने कहा, ब्रिटिशर्स ने कहा कि आप ठीक है, आपने अगर निकाले हो तो हमें करके दिखाओ। और उस समय उनके ही देश में कोई ब्रिटिशर्स भी इस पे काम कर रहे थे, तो ब्रिटिशर फंस गए थे, पूरा पूरा नहीं कर पा रहे थे किसी जगह पे जाके, लास्ट में जाकर के। तो इन्होंने हमारे देश के जो आपका जो जहाँ पे आपको शो करने होते हैं वहां पे शो कर दिया। करने के बाद उस समय जो उन्होंने शो किया उसको उन्होंने देख लिया, जो ब्रिटिशर्स भी जो आपका उस पर जो आपका शोध कर रहे थे। तो आपका अंतरराष्ट्रीय मंच पे जाकर देने के लिए गवर्नमेंट से आपका फाइनेंस करने पड़ते हैं और बहुत से चीज करने पड़ते हैं, क्योंकि वो एक मतलब पर्सनल लेवल पे नहीं होता, उसके लिए गवर्नमेंट का आपका वो चाहिए होता है, मतलब फाइनेंशियल आपको सपोर्ट भी चाहिए होता है, बाकी सब चीजें चाहिए होता है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे इंडियन के जो साइंटिस्ट है उनको नहीं दिया और अपने जो देश के जो है उनको दे दिया, जबकि ये वो एक तरह से वो का आपका एथिक्स जो है उसका वो मोरल का जो है वो वायलेशन हुआ, क्योंकि उन्होंने पूरा नहीं कर पाए थे। हमारे जो साइंटिस्ट उन्होंने किया था, बाद में उन्होंने अपना हार नहीं माने, उन्होंने नए चीज पे काम किए और उन्होंने प्रूव किए कि पौधे में भी जीवन होता है। लेकिन एक्चुअली वो मतलब बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, मैं बात करूंगा उनके ऊपर। जब उन्होंने पौधे में जीवन होता है इस चीज को भी दिखाना चाहे, तो उनको दिखाना यह था कि एक प्लांट ले लिया, प्लांट के जो रूट्स होते हैं उनमें उस जगह पे उनको पोटेशियम साइनाइड दे करके देना था, और जैसे ही पोटेशियम साइनाइड दोगे तो सारे का सारा प्लांट की पत्तियां मुरझा जाएगी, प्लांट में आपका डेथ हो जाता है, ये दिखाना था। तो उस समय उनको जब सबके सामने उसका जब आप डेमोन्स्ट्रेशन देना शुरू किए, तो पोटेशियम साइनाइड का जो कलर होती है वो आपका मतलब चीनी के पाउडर की तरह होती है लगभग। तो उनको जो पाउडर दिया गया था वो काम ही नहीं कर रहा था, पता चला कि नहीं उस समय जो दिया गया था वो कुछ और था। फिर बाद में सीनियर साइंटिस्ट आए, आकर के जब उनको एक्चुअल पोटेशियम साइनाइड दिए, तो जैसे ही उन्होंने रूट पे डाला सारे के सारे पत्तियां मुरझा गए और प्रूफ हो गया बाद में कि पौधे में भी जीवन होता है। तो इस तरह का बहुत जगह पे हुआ था, कई मतलब बहुत बार हुआ था। जैसे जैसे ये सब चीजें सामने आती गई तो रिसर्च के एथिक्स डेवलप होते गए कि आप जब करोगे तो आप क्या क्या मतलब आपका जो मोरल वैल्यूज जो है वो होनी चाहिए, और आपको सारा कुछ बताना चाहिए होता है कि आपने कहाँ से क्या लिया, किससे लिया। ये बाय डिफॉल्ट थिंग होती है, चीजें होती है कि जिसमें आपको ये कहते हो, लेकिन जब ये चीजें चली आती है तो ये सब चीजें सबके सामने नहीं आती है। जिन्होंने कॉपी भी कर लिया नाम उन्हीं को हो जाती है, तो बाद में क्या होता है कि नाम तो उनका ही हो जाता है जिन्होंने कॉपी किया। और जिन्होंने इसलिए बोला कि अगर आप कॉपी भी करते हो तो नाम लो कि कहाँ से किया, किससे लिया, क्या क्या किया, सब कुछ अब बताओ आप। इस तरह से क्या हुआ कि उनको ये चीजें लगातार डेवलप होता गया, अभी भी डेवलप हो रही है, और भी बहुत सी चीजें हैं जहाँ पे आपका इस तरह के वायलेशन होता है। तो उस वायलेशन को रोकने के लिए कि एक बेसिक बात है, हर कोई इस्तेमाल करता ही करता है, तो इस्तेमाल करने पे मना ही नहीं है, लेकिन आप बताओगे और जिनका डेटा या जिनके बारे में जहां से ले रहे हो उनके भी कई कई जगह पे परमिशन लेनी पड़ती है, उसको भी लोगे और उसका मेंशन भी करोगे। तो ये सब चीजें इसका पार्ट होता है। और इसके बारे में और इसके एक खास खास तरीके होते हैं, उसका हम अगले क्लास में उसका विस्तार से हम बात करेंगे कि रिपोर्ट राइटिंग कैसे करते हैं। और रिपोर्ट राइटिंग के जो तरीके होते हैं उस पर आपका यूजीसी नेट पे कई बार बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको भी हम करेंगे। तो इसके बाद हम और देखेंगे
कि आज के जो पहले तो शोध एक तरह की होती थी, लेकिन आज जो होती है शोध में कंप्यूटर का इस्तेमाल बेहद ज्यादा होती है। खासकर हम में से बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको मैथ्स नहीं आता, जिनको स्टैटिस्टिक्स नहीं आता, तो कैसे करेंगे? तो ऐसे ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है कि आप खाली डेटा डाल दो, आपके बिहाफ पे वो सारा जो स्टैटिस्टिकल जो कैलकुलेशन है वो सब कुछ करके दे देगा। ये सब चीजें भी आपको जाननी है कि वो सॉफ्टवेयर होता क्या है, या उसको कैसे हम मतलब कहाँ कहाँ पे हम पा सकते हैं, उसका नाम क्या है, ये सब चीजें आपको मिलेगा। मतलब इससे हम देखेंगे कि आईसीटी का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं इसमें। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसको ये आपका यूनिट 8 ही अलग है, आईसीटी पढ़ोगे आप यूनिट 8 पे, मैं ही पढ़ाऊंगा आपको। तो आईसीटी में आप ये जानोगे कि किस तरह से आपको क्या नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। जैसे आप उस समय देखोगे कि हमारे ऐसे बहुत सारे चीजें बनाई गई है, जैसे शोध सिंधु हो गया, और गूगल स्कॉलर है, और भी ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको बहुत से चीजों को जो पहले का जिन्होंने शोध किए हैं उनके सारा जो शोध कार्य जितने भी हुए हैं सब सेव है। वहां से आप पढ़ भी सकते हो, वहां से आप डेटा को ले भी सकते हो, और आपका लिटरेचर रिव्यू करने में काफी हेल्प मिलती है। हर तरह की चीजें इसमें वहाँ पे मौजूद है जितना अभी तक हो चुकी है। तो हमारे इंडिया का भी है, और गूगल स्कॉलर नाम के अगर आप टाइप करोगे गूगल में तो आपको मिल जाएंगे। फिर वहाँ पे सर्च ऑप्शन आता है, फिर आप जिसके ऊपर जो भी शोध आप मतलब ढूंढना चाहते हो उस पर आप टाइप करोगे तो उससे संबंधित चीजें आपको मिल जाएगा देखने के लिए। ऐसे हमारे और भी है, ई शोध सिंधु है, और भी कई चीजें प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू, आज हम यहाँ तक रखते हैं, और अगले क्लास में इसको हम डिटेल में करेंगे कि रिपोर्ट राइटिंग कैसे करते हैं, और इनके संबंधित सॉफ्टवेयर होती है, और किस तरह के सॉफ्टवेयर कहाँ पे अप्लाई होती है, और उसका सोर्स क्या होती है और क्या काम करती है, और सर कंप्यूटर का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, ये सारा चीज हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच। हम प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। आप सबके अंदर जो परमात्मा है मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आप सबका दिन शुभ हो। मुझे बताइए, जहां तक आपने किया क्लियर है सारा? कोई डाउट तो नहीं है ना? क्लियर है सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? डाउट हो आप लोग एकदम, मतलब आप लोगों को लेके ही मुझे सब कुछ खत्म करनी है। आप एकदम मुझे कह सकते हो कि जो भी अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक में, और उसको मैं बहुत डिटेल में मैं बता दूंगा। और मैथमेटिक्स का पार्ट मैं थोड़ा सा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हमारे ग्रुप में बहुत तरह के मतलब अलग अलग तरह के लोग हो सकते हैं। किसी का मैथ्स काफी स्ट्रांग हो सकता है और किसी का मैथ्स आपका बहुत स्ट्रांग नहीं हो सकता है, ताकि सबको बेनिफिट हो। और भले ही आपका मैथ स्ट्रांग नहीं हो, लेकिन आप जान लेते हो कि हाँ ऐसा भी कुछ मेथड होती है जिसके जरिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमने बोला बायनोमियल थ्योरम बताया, और भी ऐसे कई चीजें होती है जिसके जरिए हम कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप मतलब माइंड पे रहेगा, और जिनका मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड है उनको थोड़ा सा अच्छे मतलब भला हो जाएगा, उनको थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा। इसलिए मैं सारा कुछ मिला के बोलता हूँ, क्योंकि हमारे इसमें सब कुछ है। हमें मतलब ये भी हम मान के चलते हैं कि हमारे यहाँ पे ऐसे भी लोग होंगे जिनका मैथमेटिक्स बहुत दिन से छोटा होगा। इसलिए उनको मैंने बोला कि एलसीएम एचसीएफ से आप शुरू करो और करते जाओ, जहाँ भी डाउट होगा मैं बताऊंगा। और ऐसे भी लोग होंगे जिनका मैथ्स ऑलरेडी काफी ज्यादा अच्छे से मतलब स्ट्रांग है और मैथ्स से फैमिलियर है, तो उनको भी अच्छे से चीजों को कनेक्ट हो जाए। तो उसके लिए बाइनोमियल थ्योरम और भी बहुत से थ्योरम है, जैसे आप जानते होंगे जिन लोगों को मैथ्स है, एक्सपोनेंशियल सीरीज हो गया, बाइनोमियल थ्योरम हो गया, लॉगरिथमिक सीरीज हो गया, लॉग एंटी लॉग, इन सब का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोई पर्टिकुलर एंगल निकालने के लिए हम ट्रिगोनोमेट्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स का भी हम निकाल सकते हैं। तो उसका भी हमारे डेटा रिप्रेजेंटेशन करने में भी काम आता है जब हम उसको निकालते हैं। तो जहाँ जहाँ आएगा, हालांकि आपका सिलेबस में बहुत ज्यादा मैथ्स का आपका जो डेटा इंटरप्रिटेशन है उसमें कई जगह काम आएंगे, लेकिन ऐसे प्योर मैथ्स का बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन है। आपका मान लो कि 3 यूनिट तो आपका मैथ्स ओरिएंटेड है ही है, 5, 6, 7।
अगर हर यूनिट से अगर 5 क्वेश्चन आएंगे तो 15 क्वेश्चन आपको वहां से बन जाती है। तो पूरा तरह से हम छोड़ नहीं सकते, हम करेंगे उसको। और इसलिए आप लोगों को बेसिक मैथ्स का रिवीजन करो, मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा। और आप लोग मुझे बताना ये रिसर्च के खत्म होने के बाद कि बेसिक मैथ्स में आप क्या क्या पढ़ना चाहते हो, ताकि मैं उसका कुछ सेशन बना करके खाली बेसिक से मैथ्स आपको समझा दूं, और फिर मैं यूनिट 5, 6, 7 को हम शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू सर। शुभ रात्रि। थैंक यू सर, शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि सर। हरिओम सर।